इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तलवार से नहीं बल्कि विचारों से दुनिया बदल देते हैं। आज हम ऐसे ही एक बालक की कहानी सुनने जा रहे हैं जो जन्म से राजा नहीं था, पर जिसकी सोच ने राजाओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आज की कहानी है अरस्तु की। लेकिन अरस्तु के जन्म से पहले दुनिया कैसी थी? उस समय का यूनान कैसा था? और किस घर में जन्म लेने वाला था ये बालक जो आगे चलकर ज्ञान का स्तंभ कहलाया? अरस्तु के जन्म से पहले यूनान की स्थिति। अरस्तु के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले का यूनान आज जैसा शांत नहीं था। यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों यानी सिटी स्टेट्स में बटा हुआ था। एथेंस, स्पार्टा, थीब्स, मैसेडोनिया। हर नगर राज्य की अपनी सेना, अपने नियम और अपनी राजनीति थी। स्पार्टा में युद्ध और अनुशासन सर्वोपरि था। एथेंस में शिक्षा, तर्क और दर्शन का बोलबाला। और मैसेडोनिया धीरे धीरे शक्ति बन रहा था। लोग देवताओं में विश्वास करते थे, ज़्यूस, अपोलो, एथेना। लेकिन उसी समय कुछ लोग सवाल पूछने लगे थे, सत्य क्या है? मनुष्य कौन है? ज्ञान कहाँ से आता है? यही वो वातावरण था जहाँ एक नए विचारक के जन्म की भूमि तैयार हो रही थी। अरस्तु के माता पिता कौन थे? 384 ईसा पूर्व मैसेडोनिया के एक छोटे से नगर स्टेजायरा में एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम रखा गया अरस्तु। पिता निकोमाखस राजा एमिंटास तृतीय के राजवैद्य थे। शरीर, दवाइयों और जीव विज्ञान के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति। माता फेस्टिस एक संभ्रांत और शिक्षित परिवार से, शांत, संस्कारवान और बुद्धिमती महिला। अरस्तु का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां ज्ञान और निरीक्षण दैनिक जीवन का हिस्सा था। अरस्तु का जन्म और बचपन। कहते हैं अरस्तु बचपन से ही अलग तरह का बच्चा था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे वो पूछता था, ये ऐसा क्यों है? पत्तियां हरी क्यों होती हैं? मनुष्य सोचता कैसे है? उसके पिता निकोमाखस उसे अपने साथ ले जाते, जहां वो शरीर की रचना, औषधियां और रोगों का अध्ययन देखते। यही कारण था कि अरस्तु में बचपन से ही अवलोकन की आदत पड़ गई। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। अरस्तु अभी किशोर ही था कि पहले उसकी माँ का और फिर पिता का निधन हो गया। अब वो अनाथ हो गया। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी आई उसके रिश्तेदार प्रोक्सेनस पर। यही मोड़ अरस्तु के जीवन को एक नई दिशा देने वाला था। शिक्षा की ओर पहला कदम। प्रोक्सेनस समझता था कि यह बच्चा असाधारण है, इसलिए लगभग 17 वर्ष की उम्र में अरस्तु को भेजा गया उस समय की सबसे महान शिक्षण संस्था, प्लेटो की अकादमी, एथेंस। ये वही स्थान था जहां दर्शन का सूरज चमकता था। प्लेटो की अकादमी में अरस्तु। एथेंस पहुंचते ही अरस्तु ने एक नई दुनिया देखी। यहां प्रश्न पूछना अपराध नहीं था, बल्कि सम्मान था। प्लेटो स्वयं पढ़ाते थे, जो सुकरात के शिष्य थे। अरस्तु दिन रात अध्ययन में डूब गया। तर्कशास्त्र, राजनीति, गणित, जीव विज्ञान, नैतिकता। लेकिन अरस्तु केवल सुनने वाला छात्र नहीं था, वो तर्क करने वाला छात्र था। गुरु से अलग सोच। प्लेटो कहते थे सत्य विचारों की दुनिया में है। अरस्तु पूछता था, अगर ऐसा है तो प्रकृति का क्या? यहीं से अरस्तु की स्वतंत्र सोच जन्म लेने लगी। बचपन से महानता तक की नींव। यही बचपन, यही शिक्षा, यही प्रश्न पूछने की आदत अरस्तु को भविष्य का महान दार्शनिक बनाने वाली थी। एक ऐसा व्यक्ति जो आगे चलकर सिकंदर महान का गुरु बना और पश्चिमी ज्ञान की नींव रखी। याद रखिए, महान लोग जन्म से नहीं, सोच से महान बनते हैं। अरस्तु की कहानी हमें यही सिखाती है। लगभग 20 वर्षों तक अरस्तु ने प्लेटो की अकादमी में ज्ञान अर्जित किया। लेकिन समय के साथ अरस्तु और प्लेटो के विचार अलग होने लगे। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु ने एथेंस छोड़ दिया। अब वो केवल विद्यार्थी नहीं, एक स्वतंत्र विचारक बन चुका था। उसी समय मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय एक समस्या से जूझ रहे थे। उनका पुत्र सिकंदर अत्यंत तेज पर उतना ही उग्र स्वभाव का था। राजा चाहते थे मेरा पुत्र केवल योद्धा नहीं, एक समझदार शासक बने। और तब राजा फिलिप को एक ही नाम याद आया, अरस्तु। 343 ईसा पूर्व अरस्तु को आमंत्रित किया गया मैसेडोनिया के पास मिएजा नामक स्थान पर। यहीं प्रकृति के बीच एक खुला विद्यालय बनाया गया। कोई सिंहासन नहीं, कोई राजसी ठाट नहीं। गुरु और शिष्य पेड़ों की छाया में बैठते। सिकंदर कैसा शिष्य था? सिकंदर बचपन से ही अलग था। वो डरता नहीं था, प्रश्न पूछता था, जीतने की भूख रखता था, लेकिन उसे क्रोध बहुत जल्दी आता था। अरस्तु ने सबसे पहले उसे स्वयं पर विजय सिखाई। अरस्तु ने सिकंदर को क्या पढ़ाया?
अरस्तु ने केवल युद्ध की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने सिखाया दर्शन, राजनीति, भूगोल, इतिहास, नैतिकता, तर्क शक्ति। अरस्तु कहते थे, जो स्वयं को जान ले वही दूसरों पर शासन कर सकता है। अरस्तु ने सिकंदर को पढ़ाया महाकाव्य इलियड। सिकंदर खुद को अखिलीस जैसा नायक मानने लगा। वो कहता, मैं अमर बनूंगा। अरस्तु मुस्कुराकर कहते, अमर वही होता है जो ज्ञान और न्याय से जीता है। धीरे धीरे अरस्तु ने सिकंदर के भीतर संतुलन पैदा किया। अब वो केवल युद्ध नहीं, राज्य संचालन भी समझने लगा। अरस्तु ने उसे सिखाया विजेता कैसे दयालु बनता है, शक्ति का उपयोग कब करना है और कब नहीं करना है। 336 ईसा पूर्व राजा फिलिप की हत्या हो गई। सिर्फ 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर राजा बन गया। सिंहासन पर बैठते समय उसके मन में अरस्तु की बातें गूंज रही थीं। सिकंदर ने यूनान, फारस, मिस्र और भारत तक अभियान किया। जहां जहां गया वहां ज्ञान, संस्कृति और विचार भी ले गया। ये अरस्तु की शिक्षा का प्रभाव था। समय के साथ सिकंदर एक सम्राट बन गया और अरस्तु अपने अध्ययन में लौट गए। कुछ मतभेद भी हुए, लेकिन सम्मान कभी खत्म नहीं हुआ। सिकंदर ने कहा था, मेरे पिता ने मुझे जीवन दिया, लेकिन अरस्तु ने जीने का तरीका सिखाया। एथेंस लौटकर अरस्तु ने लाइसियम की स्थापना की। यहाँ चलते चलते पढ़ाया जाता था, इसीलिए उनके शिष्यों को पेरिपेटेटिक कहा गया। 343 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हुई। एथेंस में अरस्तु पर आरोप लगे। उन्होंने कहा, मैं एथेंस को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा, और वो नगर छोड़ गए। 322 ईसा पूर्व अरस्तु का निधन हो गया। अरस्तु का दर्शन, ज्ञान, जीवन और सत्य की खोज। जब एक योद्धा मरता है तो उसका राज्य बिखर जाता है, लेकिन जब एक विचारक मरता है तो उसके विचार हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। आज की कहानी है उस व्यक्ति की जिसने कहा, ज्ञान कल्पना से नहीं अनुभव से जन्म लेता है। आज हम जानेंगे अरस्तु का दर्शन। लाइसियम की स्थापना। सिकंदर से अलग होने के बाद अरस्तु लौट आए एथेंस। यहां उन्होंने स्थापित किया लाइसियम। ये कोई सामान्य विद्यालय नहीं था। यहां छात्र बैठकर नहीं, चलते हुए सीखते थे। अरस्तु कहते थे, विचार तब स्पष्ट होते हैं जब शरीर भी सक्रिय हो। अरस्तु का ज्ञान का सिद्धांत, एपिस्टेमोलॉजी। अरस्तु ने प्लेटो से अलग रास्ता चुना। प्लेटो कहते थे, ज्ञान आत्मा के भीतर जन्म से होता है। अरस्तु बोले, मनुष्य का मस्तिष्क एक कोरे कागज जैसा है। ज्ञान आता है देखने से, सुनने से, अनुभव करने से, यानी अनुभव ही ज्ञान की जड़ है। तर्कशास्त्र का जन्म। अरस्तु को तर्कशास्त्र का पिता कहा जाता है। उन्होंने सिलोजिज्म दिया। सभी मनुष्य नश्वर हैं। सुकरात मनुष्य है, इसलिए सुकरात नश्वर है। यह सोचने का वैज्ञानिक तरीका था। आज भी कंप्यूटर, कानून और विज्ञान इसी तर्क पर चलते हैं। प्रकृति और जीव विज्ञान। अरस्तु केवल दार्शनिक नहीं थे। उन्होंने 500 से अधिक जीवों का अध्ययन किया। जानवरों की संरचना, पौधों की वृद्धि, जीवन चक्र। वो कहते थे, प्रकृति कभी बिना उद्देश्य कुछ नहीं करती। नैतिक दर्शन, एथिक्स। अरस्तु ने पूछा, अच्छा जीवन क्या है? उनका उत्तर था संतुलन, न ज्यादा सुख न ज्यादा त्याग। इसे उन्होंने कहा गोल्डन मीन, स्वर्ण मध्य मार्ग। उदाहरण, साहस डर और मूर्खता के बीच, दान कंजूसी और अपव्यय के बीच, राज्य और राज्य। अरस्तु ने कहा मनुष्य सामाजिक प्राणी है। राज्य का उद्देश्य केवल शासन नहीं बल्कि नैतिक नागरिक बनाना है। उन्होंने लोकतंत्र, राजतंत्र और कुलीन तंत्र का विश्लेषण किया। कला और काव्य, पोएटिक्स। अरस्तु ने नाटक को मन की सफाई बताया। उन्होंने कहा दुखांत नाटक मनुष्य को भावनात्मक शुद्धि देता है, कैथारसिस। आज भी फिल्म और थिएटर इसी सिद्धांत पर चलते हैं। अरस्तु की प्रमुख रचनाएं, निकोमेकियन एथिक्स, पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स, पोएटिक्स, ऑर्गेनॉन। इन पुस्तकों ने यूरोप, अरब और भारत तक ज्ञान पहुंचाया। अरस्तु की विरासत। अरस्तु के विचारों पर इस्लामी दर्शन, ईसाई धर्मशास्त्र, आधुनिक विज्ञान सब प्रभावित हुए।
गैलीलियो, न्यूटन, सब ने उनसे सीखा। अरस्तु ने हमें सिखाया, सवाल पूछना विद्रोह नहीं बल्कि सभ्यता की शुरुआत है। एथेंस में बदला हुआ माहौल। 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हो चुकी थी। एथेंस में मैसिडोनिया विरोधी भावनाएं फिर से भड़क उठी। जो लोग कभी अरस्तु के शिष्य थे, अब उन्हें संदेह की दृष्टि से देखने लगे। अरस्तु पर आरोप लगाया गया, ईश्वर का अपमान। यही आरोप कभी सुकरात पर भी लगाया गया था। अरस्तु समझ गए, इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। एथेंस छोड़ने का निर्णय। अरस्तु ने कहा, मैं एथेंस को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। और वो एथेंस छोड़कर कालसिस चले गए। ये निर्णय उनके साहस और विवेक का प्रमाण था। अरस्तु का अंतिम समय 322 ईसा पूर्व। कालसिस में अरस्तु गंभीर रूप से बीमार पड़े। कहते हैं वो अंत तक सोचते रहे, लिखते रहे, शिक्षा देते रहे। उसी वर्ष महान दार्शनिक इस संसार से विदा हो गए। उनकी अंतिम इच्छा। अरस्तु ने अपनी वसीयत में अपने शिष्यों और परिवार की चिंता की। उन्होंने लाइसियम को ज्ञान का केंद्र बनाए रखने की बात कही। मृत्यु के बाद भी जीवित विचार। अरस्तु की मृत्यु के बाद उनकी रचनाएं पूरी दुनिया में फैलने लगी। अरब दार्शनिकों ने अनुवाद किए, यूरोप में विश्वविद्यालयों का आधार बने। भारत में तर्कशास्त्र से तुलना हुई। अरस्तु एक व्यक्ति नहीं, एक परंपरा बन गए। मध्यकाल और पुनर्जागरण। मध्यकाल में अरस्तु के विचार धर्म और विज्ञान के बीच सेतु बने। थॉमस एक्विनास ने कहा, अरस्तु बिना जाने ईश्वर की व्यवस्था समझा गए। पुनर्जागरण में विज्ञान ने उन्हीं से उड़ान भरी। आधुनिक विज्ञान पर प्रभाव। तर्कशास्त्र, जीव विज्ञान, नैतिकता, राजनीति, हर जगह अरस्तु की छाप है। आज भी जब हम कारण और परिणाम की बात करते हैं, हम अरस्तु को ही दोहराते हैं। अरस्तु हमें क्या सिखाते हैं? सवाल पूछना, संतुलन में जीना, ज्ञान को अनुभव से जोड़ना, शक्ति से पहले विवेक रखना। अरस्तु चले गए, लेकिन सोचने की आदत हमें दे गए। और जो सोचने की आजादी देता है, वही सच्चा अमर होता है। अरस्तु को दुनिया ने कैसे समझा? जब कोई महान होता है तो उसकी पहचान केवल उसके काम से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि उसके बारे में दूसरे महान लोग क्या कहते हैं। आज हम आपको किसी राजा की नहीं, किसी योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे विचारक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिकों ने अपनी राय दी। तो आइए आज जानते हैं अलग अलग विचारकों का अरस्तु के बारे में क्या ख्याल था। अब कहानी आगे बढ़ती है। प्लेटो का विचार, गुरु की नज़र से शिष्य। सबसे पहले बात करते हैं प्लेटो की। प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। उन्होंने एक बार कहा था, अरस्तु मेरी अकेडमी का सबसे तेज मस्तिष्क है। लेकिन प्लेटो ये भी जानते थे कि अरस्तु सिर्फ शिष्य बनकर नहीं रुकेगा। प्लेटो को लगता था अरस्तु बहुत ज़्यादा प्रकृति और अनुभव पर भरोसा करता है, जबकि प्लेटो विचारों की दुनिया को सर्वोच्च मानते थे। फिर भी प्लेटो ने कभी अरस्तु की बुद्धि को नकारा नहीं। उनकी नज़र में अरस्तु एक ऐसा शिष्य था जो गुरु से अलग रास्ता चुनने का साहस रखता था। सिकंदर महान का विचार, शिष्य की नज़र से गुरु। अब आते हैं सिकंदर महान पर। सिकंदर ने कहा था, मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया, लेकिन अरस्तु ने मुझे जीना सिखाया। सिकंदर के लिए अरस्तु केवल शिक्षक नहीं थे, वो जीवन के मार्गदर्शक थे। सिकंदर मानता था कि अगर उसे दुनिया जीतने की समझ आई तो वो अरस्तु की शिक्षा का परिणाम था। उसकी नज़र में अरस्तु ज्ञान का ऐसा दीपक थे जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। थियोफ्रास्टस का विचार, उत्तराधिकारी की दृष्टि से। अब बात करते हैं थियोफ्रास्टस की। वो अरस्तु के सबसे प्रिय शिष्य थे। अरस्तु के बाद लाइसियम की जिम्मेदारी उन्हीं को मिली। थियोफ्रास्टस मानते थे अरस्तु ने प्रकृति को समझने की एक नई भाषा दी। उनके अनुसार अरस्तु ने ज्ञान को व्यवस्थित करना सिखाया। उनकी नज़र में अरस्तु सिर्फ दार्शनिक नहीं, ज्ञान के निर्माता थे। समय आगे बढ़ता है। अब हम पहुंचते हैं इस्लामी स्वर्ण युग में। यहाँ आते हैं अल-फाराबी। उन्होंने अरस्तु को कहा दूसरा गुरु। पहला गुरु अरस्तु, दूसरा स्वयं अल-फाराबी। उनके अनुसार अरस्तु ने तर्क और बुद्धि को ईश्वर की समझ से जोड़ा। अल-फाराबी मानते थे कि बिना अरस्तु के दर्शन अधूरा है। स्वर्ण युग, इब्न सीना, अविसेना का विचार। अब आते हैं इब्न सीना पर। उन्होंने कहा था, मैंने अरस्तु को 40 बार पढ़ा,
तब जाकर समझ पाया। इब्न सीना मानते थे कि अरस्तु इतने गहरे हैं कि एक बार में समझ में नहीं आते। उनकी नज़र में अरस्तु ज्ञान का महासागर थे। आग का विचार, इब्न रुश्द, एवेरोइस। इब्न रुश्द ने कहा, अरस्तु ने मनुष्य को सोचना सिखाया। उन्होंने अरस्तु की लगभग हर पुस्तक पर टीकाएं लिखीं। उनके लिए अरस्तु तर्क की अंतिम सीमा थे। थॉमस एक्विनास का विचार, ईसाई दर्शन से। यूरोप में थॉमस एक्विनास ने कहा, अरस्तु का तर्क ईश्वर की व्यवस्था को समझने में मदद करता है। उनकी नज़र में अरस्तु धर्म का विरोधी नहीं बल्कि धर्म को समझने का साधन थे। आधुनिक विचारकों की दृष्टि, गैलीलियो, न्यूटन और आधुनिक वैज्ञानिकों ने माना कि अरस्तु ने सोचने की वैज्ञानिक नींव रखी। हालांकि कुछ सिद्धांत गलत साबित हुए, लेकिन सोचने का तरीका आज भी जीवित है। अरस्तु की महानता इसमें नहीं थी कि वो कभी गलत नहीं थे। उनकी महानता इसमें थी कि उन्होंने दुनिया को सोचना सिखाया, और जिसे दुनिया सोचकर याद करे वही सच्चा अमर होता है।